सालू अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह जब भी अपने बेटे के घर आने को कहती तब सालू घर में कोई न कोई कलह मचा देती और अपने पति को भला बुरा कहने लगती। वहीं दूसरी तरफ सालू अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह रोज़ रोज़ अपनी माँ को अपने घर में बुलाया करती थी। इस बात से मनीष भी थोड़ा नाराज़ हो जाता है। आज भी सालू ने वैसा ही किया। सालू अपनी माँ को अपने घर पर बुलाती है, कहती है कि माँ, बहुत समय से तुम मेरे घर में नहीं आई हो, कुछ दिन के लिए आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी तो कुछ समय पहले ही आई थी, इतनी जल्दी आना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह अपनी माँ से जिद करती है। तब उसकी माँ कहती हैं, चलो कोई नहीं, अच्छा मैं आऊँगी, तुम मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं, पकौड़े बना देना। और हाँ, इस समय मटर का सीजन है तो मटर की कचौड़ी भी खाने का बहुत मन कर रहा है। परसों तेरी भाभी से बोला पर वह कल कल करके लेती ही जा रही है, पता नहीं उसका कल कब आएगा। माँ तू चिंता मत कर, बस जल्दी से मेरे घर आ, तब तक मैं तेरी पसंद की सब चीज़ें बनाकर रखती हूँ। तेरे दामाद जी इस समय घर पर हैं, कहकर मटर मंगवा देती हूँ और तेल भी। ठीक है, अपना ही घर समझो। और हाँ, इस बार आ रही हो तो पूरे 1-2 महीने रुककर आराम से जाना। जब आती हो तो 8 दिन में ही चली जाती हो, कहकर सालू ने अपना फ़ोन रख दिया और मनीष को आवाज़ लगाने लगी। मनीष, मनीष। मनीष बोला, ऐसी भी क्या आफत आ रही है कि बार बार गला फाड़ रही हो? अरे आफत नहीं, मेरी माँ आ रही है। तो इसमें क्या है, वो तो 2 महीने पहले भी आई थी। और आप भी मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी का घर है, जब मन हो आए। खैर छोड़ो, तुम यह लिस्ट लो और सारा सामान लाकर दे दो। मुझे अपनी माँ के लिए मटर की कचौड़ी बनाना है। पर सालू, आज शाम को तो तुम्हें किटी पार्टी में जाना है और उससे पहले तुम्हें फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर और न जाने क्या क्या तामझाम तुम लड़कियां कराती हो, फिर कहीं जाती हो। वह सब कब कराओगी अगर मटर की कचौड़ी और पकोड़े बनाओगी? अरे मैं किटी पार्टी कैंसिल कर देती हूँ, वह मैं किसी और दिन अगले संडे की रख लूँगी। आप छोड़ो यह सब। मनीष बाजार गया और सालू ने जो जो सामान मंगवाया था लाकर उसको दे दिया। फिर सालू मटर की कचौड़ी और पकौड़े खुशी खुशी बनाने में जुट गई। उसी समय दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। मनीष ने फ़ोन उठाया और चौंकते हुए कहा, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे पास आ, मैं तेरा शहर में इलाज करवा देता हूँ। तू चिंता मत कर, मेरे पास आ। माँ बेटे की बात शालू के कानों पर पड़ी तो हंसता मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा उतर गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर वह मनीष के पास गई। मनीष ने झट से फ़ोन रख दिया। फिर वह चिल्लाकर बोली, अरे मम्मी जी यहाँ क्यों आ रही हैं? तुम्हारे मुंह में आवाज़ नहीं थी कि उन्हें मना कर दें? यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम उन्हें मना कर दो यहाँ आने के लिए, सालू ने मनीष से कहा। पता नहीं हर बार का तमाशा है, एक बेटा और भी है पर उसके पास नहीं जाएंगी, बस यहाँ हमारा खर्चा करवाने आ जाएंगी, यहाँ जैसे कोई खजाना गड़ा हो। सालू बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी। मनीष सालू को बड़बड़ाते हुए काम करते देखता रहा। काम करते हुए सालू को लगा कि मनीष का ध्यान उस पर ही है, इसलिए उसकी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सचमुच हूँ कि मम्मी जी यहाँ ना आए। 2 बेटों की माँ बनती हैं और सेवा सिर्फ एक से करवाती हैं। सालू तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे मना कर दूँ यहाँ आने के लिए? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज की ज़रूरत है। अभी छोटे भाई सतीश की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है। उसकी बीवी सीमा खुद बाहर काम करने जाती है। मनीष ने कहा, ऐसे कैसे वह माँ को संभालेगी?
उसकी कभी आर्थिक स्थिति सही भी रही थी? जब भी खर्चा करवाने की बात होती है तो यहाँ चली आती हैं। मुझे नहीं पता, इस बार मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। सालू ने दो टूक जवाब दिया। पिछली बार जब मम्मी जी घर आई थी, कितना नाटक किया था। यह सब तुमसे छुपा है क्या? याद है ना? हाँ, मुझे याद है, तुम्हारी ही गलती थी। अरे उस दिन को कैसे भूल गए? कहते हुए सालू अतीत की यादों में चली गई। एक दिन सालू ने अपने घर पर अपनी कुछ खास सहेलियों को बुलाया था। सब बड़े मज़े से हंस हंस कर गपशप लड़ा रही थी। समोसे और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाया जा रहा था। तभी अचानक से वंदना जी की खांसी शुरू हो गई। बहू को बार बार आवाज़ लगा रही थी, पर म्यूजिक सिस्टम इतना तेज था कि सालू को आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। फिर वंदना जी की खांसी इतनी तेज़ हो गई कि खांसते खांसते वंदना जी को उल्टियाँ होने लगी। जैसे ही वह अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि कंट्रोल से बाहर होकर उनकी उल्टी सहेलियों के सामने हो गई और उल्टियों की कुछ छींटें एक सहेली के कपड़े पर पड़ गईं। यह देखकर सालू अपनी सासू माँ पर बौखला गई, जैसे उसकी सास नहीं कोई दुश्मन हो। माँ जी, आपको दिखता नहीं कि आप क्या कर रही हैं? मेरी सारी सहेलियाँ आई हुई हैं और आप सारे घर में गंध मचा दी। एक सहेली के कपड़ों पर छींटे भी पड़ गए हैं। अब जब गंदा किया है तो जल्दी से साफ कीजिए, नहीं तो मेरी सहेलियाँ क्या सोचेंगी। अगर पार्टी बीच में छोड़कर गई तो आपकी खैर नहीं छोड़ने वाली, अगर आपने मेरी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। सालू ने चिल्लाते हुए कहा, एक तो हर समय बेड पर पड़ी रहती हो, कोई काम नहीं करवाती और उल्टा हमको तंग करती रहती हैं। सालू की सासू माँ की तबीयत की नहीं अपनी पार्टी की पड़ी थी। उनका हालचाल लेने के बजाय उनको ही बुढ़ापे में खरी खोटी सुना रही थी। सालू बोली, बेटा तो काम से बाहर गया है और आफत मेरे सर पर छोड़ गया है। सालू की एक सहेली बोली, तुमने कैसे इस बुढ़िया को घर पर रखा है? कैसे झेलती हो तुम? तुम्हारी तो सारी आज़ादी ही छिन गई है। मैं होती तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आती। उफ सालू, तुम्हारी जिंदगी खराब है। कहते हुए सारी सहेलियां ठहाके मार मार कर हंसने लगी। सालू बोली, सच कहती हो, जब से सासू माँ गांव से आई हैं जीना हराम कर रखा है। रात भर इतनी जोर जोर से खांसती हैं कि मेरी नींद खराब कर देती हैं और मेरे बेटे को भी रातों की नींद चैन सब छिन गया है। अब तो सर में दर्द होने लगा है। समझ नहीं आता इनको गांव कैसे भेजूं। उसी समय मनीष घर लौटा तो माँ को उल्टी साफ करते हुए देखा तो उसका माथा घूम गया। मनीष चिल्लाकर बोला, सालू यह क्या करवा रही हो? माँ की तबीयत सही नहीं लग रही है और तुम उनसे गंदा काम करवा रही हो। अरे आप तो कल आने वाले थे, आज ही आ गए। सालू ने कहा, हाँ, अगर ना आता तो कैसे दिखता। तुम मेरे पीठ पीछे माँ से कैसे सलूक करती हो, क्या क्या जुल्म करती हो, कितने अत्याचार करती हो तुम माँ पर। ओहो मनीष, मैंने माँ जी के साथ कुछ नहीं किया है, उन्होंने गंदा किया, उन्हीं से साफ करवा रही हूँ। शांता कहाँ है? वह साफ नहीं कर सकती, वह काम करके घर जा चुकी है। अब आप भी मेरी सहेलियों के सामने तमाशा ना बनाएं। पहले ही माँ जी का कम तमाशा नहीं बनाया है। माँ यह काम छोड़ो, मैं साफ कर दूंगा। तुम चलो अपने कमरे में आराम करो। मनीष अपनी माँ को सहारा देते हुए उनके कमरे में ले गया। माँ, तुम्हें इतनी खांसी आ रही है, दवा नहीं खाया? बेटा, दवा तो एक हफ्ते से खत्म हो गई है। कहते हुए वंदना जी की सांस उखड़ने लगी। वह कराहने लगी क्योंकि कमज़ोर जो हो गई थी। एक हफ्ते से दवा खत्म हो गया है तो माँ, तुमने सालू को क्यों नहीं बोला? मैं तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। बेटा, बहू को बोला था पर वह तो पार्टी में ही लगी रहती है। माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाता हूँ, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा।
मनीष ने माँ को अदरक तुलसी का काढ़ा बनाकर दिया और उनकी गर्म तेल से मालिश की। उन्हें थोड़ा आराम मिला, फिर वह सो गईं। फिर मनीष गुस्से में चिल्लाता हुआ सालू के पास हॉल में गया, जहाँ सालू अपनी सहेलियों के साथ मज़े कर रही थी। सालू, यह क्या बदतमीजी है? और हाँ, कृपा करके आप सब सहेलियाँ अपने पति का फ़ोन नंबर दें, ताकि मैं आप सबके पतियों को फ़ोन करके बताऊं कि कैसे आप एक वृद्ध माता का मजाक बनाकर उनसे गंदगी साफ करवाती हैं और हंसी उड़ाती हैं। सारी सहेलियाँ अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं, मेरे पति को फ़ोन मत करिए, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे पार्टी से मुंह बनाकर सब चली जाती हैं। सहेलियों के जाते ही सालू के तन बदन में आग लग जाती है। यह क्या तरीका है मनीष मेरी सहेलियों से बात करने का? तुम्हें यह दिखता है कि मैं तुम्हारी सहेलियों से बदतमीजी कर रहा हूँ, पर यह नहीं दिखता कि मेरी माँ ने तुमसे कितनी बार दवा के लिए बोला, तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगी। माँ ने मुझसे कब बोला दवा खत्म हो गई है? वह बुढ़ापे में झूठ बोलने लगी हैं या भूलने की बीमारी हो गई है? अरे तुम्हें सुनाई दे तब ना, जब तुम हेडफोन लगाकर हर समय गाना सुनोगी तो माँ क्या कह रही है कैसे सुनाई देगा? यह देखो, अभी भी हेडफोन कानों में चिपका हुआ है। मनीष ने कहा तो सालू बोली, कौन सा तूफान आ गया? कल जाकर दवाई लाकर दे दूंगी। देखो सालू, जब घर में मैं बाहर था तो तुम्हारी ड्यूटी थी माँ की देखभाल करने की, और खबरदार मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा किया तो फिर तो पति पत्नी में चिक चिक शुरू हो गया। उसी समय सालू का 5 साल का बेटा हर्ष स्कूल से आया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, माँ सुनो ना। बेटे की आवाज़ से सालू और मनीष अतीत से वर्तमान में आए। सालू ने अपने काम वाली शांता को आवाज़ दी, शांता देखो बेटे को भूख लगी है, खाना बना है, खाने को दे दो। जी मैम साहब, देती हूँ, सालू ने मनीष से चिल्लाते हुए कहा। मनीष, जब भी तुम्हारी माँ घर में रहने आती है तो हमारे बीच महाभारत शुरू हो जाती है, इसलिए मैं इस बार कोई झमेला नहीं चाहती। वैसे भी पिछली बार मैंने उनकी जी जान से सेवा की थी। रोज़ सुबह उनके लिए दलिया बनाती थी, सूप बनाती थी। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई उनकी खूब सेवा की। जब उन्हें खांसी में आराम मिला तभी उन्हें वापस भेजा। अगर इस बार शहर इलाज के सिलसिले में आ रही हैं तो देवर जी के घर भेज दो, नहीं तो वृद्धाश्रम भेज दो, पर मुझसे सेवा की उम्मीद मत करना। मेरी पूरी किटी पार्टी खराब होती है, जब देखो तब उनकी तबीयत खराब होती रहती है, और आपकी इकलौती बहन इसी शहर में रहती है, उसे कौन से खाने के लाले पड़े हैं? उसके पास तो पैसा है, अगर देवर जी नहीं रख सकते तो वह तो अपनी माँ की सेवा कर सकती है ना। सालू, तुम कैसी बातें करती हो? हम बेटों के रहते हुए बहन सेवा करेगी? उसके ससुराल में हमारी कितनी बदनामी होगी कि 2 भाइयों के रहते हुए बहन अपने घर में माँ को रख रही है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे फिर तो माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, तो वह लोग माँ का ध्यान रखेंगे। मुझसे बार बार उनकी सेवा नहीं होती। माँ के आने से हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, और तुम भी परेशान रहोगे। देखो, शांता भी 2 हफ्तों के लिए छुट्टी लेने वाली है, तो सारे घर का बोझ मुझसे अकेले नहीं संभाला जाएगा। कहते हुए मटर की कचौड़ी बनाने किचन में चली गई। उसी समय किचन में शांता आई, बोली, क्या हुआ मेम साहब? माँ जी आ रही हैं तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते के बाद की छुट्टी ले लूँगी। अरे शांता, तू चुप कर जा, अपना काम कर। हमेशा हमारी बातों को कान लगाकर सुनती है। जब मैं कहती हूँ कि पार्टी है, आज छुट्टी मत ले तो नहीं सुनती। माँ का नाम सुनकर तो छुट्टी कैंसिल कर रही है। अब साहब के कानों तक बात गई तो वह तो मुझे छोड़ेंगे नहीं।
अब जा अपना काम कर, नहीं तो तेरी इस महीने की पगार काट लूँगी। ठीक है मेम साहब। यह सुनकर मनीष हैरान रह गया, पर वह सालू से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा, क्योंकि सालू की आदत थी राई का पहाड़ बनाने की। आखिर अपनी माँ को आने से कैसे इनकार कर दे। अब तो एक काम कर सकता था, माँ को छोटे भाई सतीश के घर बुला ले और पैसे टके से उसकी मदद कर दे। उसकी पत्नी सीमा समझदार है, वह माँ की सेवा खुशी खुशी कर लेगी, माँ से बहस भी नहीं करेगी। बस पैसे में ही कमज़ोर है, नहीं तो किसी से कम भी नहीं है वह लोग। उसने सतीश को फ़ोन लगाकर कहा और उसे अपनी समस्या बताई। तो सतीश भी तैयार हो गया और बोला, भैया पूछने वाली क्या बात है, आखिर वह भी मेरी माँ है। पैसे की ही तो समस्या थी, वह भी हल हो गई है तो क्या दिक्कत थी। हालांकि बहुत सुख सुविधाएं नहीं दे सकते थे, पर उनकी सेवा तो कर ही सकते थे। सतीश ने फ़ोन करके अपनी माँ को अपने पास ही बुला लिया। आखिर माँ भी अच्छे से जानती थी कि बड़ी बहू तो उनके आने के नाम से ही बिगड़ गई होगी। बड़े बेटे मनीष को भी खूब खरी खोटी सुनाया होगा, इसलिए वह खुशी खुशी सतीश और सीमा के पास इलाज कराने आ गई। सतीश के पास रहकर ही उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। सतीश ने सीमा से कहा, सीमा माँ को 1 महीने लगातार इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद जांच होगी, तभी पता चलेगा उनको ठीक होने में कितना समय लगेगा। तुम्हें रोज़ हॉस्पिटल माँ को ले जाना होगा इंजेक्शन लगवाने। यह सब तुमसे हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा, वह भी तो मेरी माँ है। यह सब तुम अकेले कर लोगी ना? हाँ बाबा, आप फिक्र मत करिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं माँ की सेवा बखूबी कर लूँगी। हालांकि अस्पताल का बिल और अधिकतर खर्चे मनीष ने ही दिए, पर यह बात सालू को पता नहीं थी। लेकिन मिलने वाले रिश्तेदारों ने आग लगाने में कोई कमी नहीं रखी। सालू की बड़ी बहन उसी शहर में रहती थी, तो वह सालू की सास से मिलने के लिए गई। तब बातों बातों में उन्हें पता चला कि खर्च तो मनीष दे रहा है। बस वहाँ से वह मिलकर अपनी छोटी बहन के घर पहुँच गई। अरे वाह दीदी, बहुत दिन बाद दिखाई दी। सालू ने कहा, तू कहीं जा रही है? हाँ, बस मनीष के साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। देखो यह मेरी घड़ी कैसी है, कल ही मनीष ने मुझे लाकर दिया है। बस घड़ी पहनकर उसका इंतजार कर, वह तो नहीं आने वाला। क्या मतलब दीदी? क्या मतलब दीदी? जो खबर मैं देने आई हूँ सालू, उसे सुनोगी तो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। क्या बात है दीदी, बताओ ना। राधा ने सारा जहर उगल दिया, उसे बता दिया। सालू, तेरा पति तो अपनी माँ के इलाज के खर्चे अकेले दे रहा है, सुबह शाम अस्पताल के चक्कर लगाता है। मैं उसे वहाँ मिलकर आई हूँ। इलाज में पता है पूरे 2 लाख खर्च हुए हैं। सारे बिल मनीष के नाम पर थे और दवा दारू फल में वह अलग से माँ पर लुटा रहा है। आखिर कब तक यूं ही अकेला लुटाता रहेगा? भाई, तेरे देवर देवरानी की तो अभी बहुत मौज हो रखी है। खर्च तेरा पति दे रहा है और नाम तेरे देवर का हो रहा है कि बड़ा भाई भाभी होते हुए छोटा भाई माँ की सेवा कर रहा है, इलाज वह करवा रहा है। सालू, मेरी बहन, तू तो सीधी ही रह गई। आज के ज़माने में तुझे तो तेरे ससुराल वालों ने बेवकूफ़ समझ रखा है, कहकर उसके घर में आग लगाकर तो वह चली गई। सालू काफ़ी देर तक मनीष का इंतज़ार करती रही कि वह आएंगे तो मूवी देखने जाएंगे, पर जब वह न आया तो कैब करके सीधे सालू सतीश के घर ही पहुंच गई। गुस्से में तमतमाती हुई वह अंदर गई। वो जेठानी जी, आप इस समय? सीमा ने दरवाज़ा खोला तो सालू ने जवाब दिया, क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीमा ने कहा। मैं यहाँ कोई खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ। वैसे भी तुम गरीब क्या खातिरदारी करोगी, अपना ही पेट पाल लो तो बड़ी बात है। मेरा पति कहाँ है? वह जेठ जी तो अंदर बैठे हैं, पर अभी आप अंदर मत जाइए।
क्यों नहीं जाऊं, यह तुम्हारा घर है। सालू पैर पटकती हुई अंदर घुसी तो मनीष भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ में थैले भर भर कर फल सब्जियां थी। शायद वह अपनी माँ के लिए लाया था। देखते ही वह गुस्से में बोली, पता था मुझे तुम यहीं बैठे होगे, अपनी माँ की सेवा चाकरी करने के लिए। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मनीष ने कहा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम माँ जी के इलाज के लिए पैसे दे रहे हो। सारा पैसा अपने परिवार वालों को खिला दो और हमें रोड पर ले आओ। जब हम भीख मांगेंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सालू गुस्सा होते हुए बोली, अरे यह मेरी माँ है, कुछ सोच समझ कर तो बोलो। इनके इलाज के लिए मैं भला पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? दो बेटों की माँ है ना, यह दोनों को प्रॉपर्टी में भी बराबर हिस्सेदारी देगी ना। तो इलाज करने का ठेका तुमने अकेले नहीं लिया है क्या? भैया आप अभी घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सतीश हाथ जोड़ते हुए मनीष से बोला। यह सुनकर मनीष ने उसकी तरफ देखा, पर सालू बोली, लो सुन लो, अब यही औकात है तुम्हारी। यह तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है। वह मुझे घर से नहीं निकाल रहा है। तुम्हारी इस चिल्लाहट को सुनकर कहीं माँ की तबीयत खराब ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से अभी अभी माँ को नींद आई है, हॉस्पिटल से अभी आई हैं, इसलिए सतीश घर जाने को कह रहा है। अब चलो यहाँ से, कहकर मनीष सालू का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में ले आया और घर आ गया। पर घर आकर भी सालू ने काफ़ी हंगामा किया। वह तो जिद लेकर बैठ गई कि तुम तो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और रिश्ता ख़त्म करो। मनीष ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी और कहने लगी, अब मैं खाना तभी खाऊंगी जब बंटवारा होगा। मुझे उन लालची लोगों से रिश्ता नहीं रखना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो हम पैसों को पानी की तरह बहाएं? अरे तुम बहुत भोले हो मनीष, इसलिए तुम बहुत जिद्दी बेवकूफ़ बन जाते हो, पर मैं यह होने नहीं दूंगी। मनीष बार बार समझाता रहा, पर उसके दिमाग में प्रॉपर्टी के बंटवारे का भूत सवार हो गया था। दूसरे दिन शाम को सालू की माँ और भाई दरवाजे पर खड़े थे। अचानक उन लोगों को देखकर सालू हैरान रह गई। अरे आप लोग कब आए और अपने आने की कोई खबर भी नहीं दी? उससे पहले सालू की माँ कुछ कहती तो मनीष ने कहा, सालू तुम्हारी माँ और भैया को मैंने बुलाया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए सब मेहमानों को बिना तुमसे पूछे बुला लिया। शायद माँ कुछ कहना चाहते थे, पर वह दामाद जी के आगे कुछ ना बोली, चुप हो गई। कुछ ही देर में मनीष के बहन जीजा भी आ गए। मनीष का छोटा भाई सतीश आया, पर माँ नहीं आई थी, क्योंकि माँ की तबीयत सही तो हो गई, पर उन्हें कमजोरी अभी भी थी। सब रिश्तेदार आ चुके थे। सालू को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि माँ की तबीयत पूरी तरह से सही नहीं थी। ऐसे में मनीष घर में पार्टी तो रख ही नहीं सकता था, पर वह उस समय मेहमानों के बीच शांत रही। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे। मनीष ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। सालू को माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था और सालू की माँ भाई के चेहरे उतरे हुए थे। थोड़ी देर में केक काटा गया। सब लोगों ने केक खाया। मनीष ने सोने के झुमके गिफ्ट के रूप में सालू को दिया और सालू की माँ से बोला, मम्मी जी आप अपनी बेटी को कुछ सरप्राइज नहीं देंगी? उसी समय मनीष के फ़ोन की घंटी बज उठी। वह बाहर जाकर अपने दोस्त से बात करने लगा। सालू अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहने लगी, क्या बात है माँ, मनीष किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है मुझे बताओ। तूने जो सरप्राइज हमें दिया है वह क्या कम था? भाई ने कहा, क्या मैंने कब सरप्राइज दिया? अरे मेरी तो आप लोगों से 10 दिन से बात तक नहीं हुई।
सालू हैरान होते हुए बोली, अरे तेरी सास की तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है, तो इतनी गरीबी के दिन आ गए कि तू अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। तू यह बातें सोच कैसे गई कि तू हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए बात कर रही है? भाई ने कहा, मैंने कब आप लोगों से हिस्सेदारी मांगी? मैं अपने मायके से क्यों बंटवारा लूँगी भला? सालू हैरान परेशान होते हुए बोली, माँ यह झूठ बोल रही हैं। करोड़ों की संपत्ति देखकर इसको लालच आ गया होगा, कहीं उसका इकलौता भाई अकेले ना हड़प ले, इसलिए यह हिस्सा लेना चाहती है। माँ इससे बोलो, आज से इसका मायका खत्म। भाई तू कैसी बात कर रहा है? कौन से पेपर? जो दामाद जी ने पेपर भेजे हैं हमारे पास, जिसमें तुम कानूनन अपना हक मांग रही हो। तुम्हें हमसे हिस्सा चाहिए, उसकी मम्मी ने पेपर दिखाते हुए कहा। इतने में मनीष भी बात करके अंदर आ गया। उसे देखते ही सालू ने पूछा, मनीष यह मम्मी क्या कह रही हैं? तुमने कौन से पेपर मम्मी के पास भिजवाए हैं? अरे प्रॉपर्टी में हक के लिए पेपर भिजवाए हैं, मनीष ने कहा। किससे पूछकर तुमने यह पेपर भिजवाए हैं उनके पास? मुझे प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं चाहिए। मेरे रिश्ते बिगाड़ने में क्यों तुली हो? मेरे इकलौते भाई से मेरा रिश्ता तुड़वाना चाहते हो? सालू गुस्से में बोली, अच्छा तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो कलेजा मुंह को आ गया, और मेरे रिश्तों का क्या? मनीष तेज आवाज में बोलने लगा। उसके भाई बहन सब सुन रहे थे। मेरी बहन कभी भी मुझे राखी बांधने नहीं आती है। सिर्फ तुम्हारे बुरे बर्ताव के कारण हर साल रक्षाबंधन में सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी कलाई सूनी रहती है। तुम उसे हर समय नीचा दिखाती हो, जबकि वह किसी चीज़ में तुमसे कम नहीं है। और मेरे भाई बहन से तुम मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहती हो। मेरी माँ से तो हर समय बुरा बर्ताव करती हो, फिर वह बेचारी एक शब्द भी तुम्हें नहीं बोलती। मैं कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। तुम्हारी माँ के लिए इस घर में जगह है, और मेरी माँ जिनका यह घर है, उनका घर होते हुए भी इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सब सुनते ही सालू चुप हो गई। फिर मनीष ने बोलना जारी रखा, तुम्ही ने कहा था कि अपनी माँ से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और यह रिश्ते ख़त्म करो, तो यह बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं अपने रिश्ते ख़त्म करता हूँ तो तुम्हें भी अपने रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे। यह बात हम दोनों पर लागू होती है। अगर कर सकती हो तो बोलो, वरना बेवजह मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। मनीष ने कहा, वैसे मनीष जी गलत नहीं कह रहे हैं, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर तुम्हें उनके रिश्तों से समस्या है तो अपने भी रिश्ते ख़त्म करो। सालू ने जब अपने पति के मुंह से यह सुना तब उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और उसने कहा कि सासू माँ को अपने घर ले आइए, मैं उनकी दिल से सेवा करूँगी और उनका ख्याल रखूँगी। मनीष ने कहा, अगर आइंदा से तुमने मेरी माँ को गलत समझा या उनके साथ गलत व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें इस घर से निकाल कर फेंक दूंगा। यह बात है सालू को समझ में आ गई और उसने अब दिल से अपनी सास की सेवा करने का निश्चय किया। जब उसकी सास आई तो वह उनका अच्छे से ध्यान रखती, उनका ख्याल रखती, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तो दोस्तों, मनीष ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।